नमस्कार, मैं पीयूष तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं फिर एक बार आपके बीच में अगला प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए पहला सवाल देखते हैं आज का। और आज का पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ बोर्ड विंडोज प्राचलन प्रणाली में स्टार्टअप मेन्यू को दर्शाती है? स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है। आपके ऑप्शन है CTRL Z, ALT प्लस स्पेस बार, CTRL प्लस ESC, ALT प्लस इंटर। यदि बात की जाए ALT प्लस इंटर की, तो इसको आप जब भी दबाएंगे कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो इसमें फोल्डर की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो आपको प्रदर्शित हो जाएंगी, सामने दिखने लगेंगी। जैसे आपका ये कोई फोल्डर है और इस फोल्डर पे आपने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद आप ALT प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो इस फोल्डर की आपको प्रॉपर्टीज दिखने लगेंगी। और यदि बात की जाए CTRL प्लस ESC की, तो यह आपके मेन्यू को खोलता है। मेन्यू को, कंप्यूटर का जो मेन्यू होगा उसको ओपन कर देगा ये CTRL प्लस ESC को प्रेस करने पर। यदि आप ALT प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं कंप्यूटर में, तो यह आपका ओपन कर देगा विंडोज मेन्यू। ठीक है, प्रोग्राम का विंडोज मेन्यू को विंडोज मेन्यू को आपका क्या करेगा, ओपन कर देगा ALT प्लस स्पेस बार को दबाने से। और यदि आप CTRL Z को प्रेस करते हैं तो ये undo UNDO को या कोई भी फाइल है उसको रिवर्स कर सकता है। जैसे आपने किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर दिया और यदि आप CTRL Z दबाएंगे तो यह टेक्स्ट आपका वापस आ जाएगा डिस्प्ले पर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C। यदि आप CTRL प्लस ESC को दबाएंगे तो आपको विंडोज या मेन मेन्यू आपका खुल के सामने आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है चार्ल्स वेबेज को, टिम बर्नर ली को, फिलिप डॉन एस्ट्रीज को या जेम्स गॉसिल को। यदि बात जेम्स गॉसिल की करें तो इन्होंने जावा की प्रोग्रामिंग भाषा को या जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था, तो इन्हें जावा की लैंग्वेज का जनक कहा जाता है। और फिलिप डॉन एस्ट्रीज की बात की जाए तो इन्हें IBM का फादर कहा जाता है। और यदि टिम बर्नर्स ली की बात की जाए तो टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब WWW का जनक कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A, चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शन है कानपुर में, वाराणसी में, आगरा में या मथुरा में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, आगरा में बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मेले मथुरा में आयोजित किए जाते हैं। तो आपसे यदि पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां पर सबसे अधिक मेलों का आयोजन किया जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन फिर बनेगा मथुरा। और यदि सबसे कम मेलों की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लगते हैं, पीलीभीत। तो यूपी के सबसे अधिक मेले मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में। और बटेश्वर मेला का आयोजन होता है आपके आगरा में। तो राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? आपके ऑप्शन है 10%, 20.23%, 20.30% या 20.45%। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, 20.23%।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा में, लखनऊ, गाजीपुर या कुशीनगर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजीपुर में आपकी अफीम फैक्ट्री स्थित है, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। और यदि इसके स्थापना की बात की जाए तो यह ब्रिटिश काल में स्थापित हुई थी और इसको स्थापित किया गया था 1820 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज में, रायबरेली में, लखनऊ में या मुगलसराय में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जहां पे आपके ट्रेन के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है सरयू में, गोमती, गंगा या यमुना। तो आप सभी को पता होगा काशी विश्वनाथ आपके गंगा नदी के किनारे हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है? तो आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्थित है। आपके ऑप्शन है बनारस, कानपुर, गोरखपुर और लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं वह आपके लखनऊ में स्थित हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यदि हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की बात करें जो लखनऊ में स्थित हैं, तो आपका इसमें हो जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च केंद्र। इसके अलावा आपका है भारत खंडे संगीत संस्थान यहीं पे स्थित है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भी यहीं पे स्थित है, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी भी यहीं पे स्थित है और आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर भी आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है खड़ी पेंटिंग के लिए, साड़ी के लिए, सीमेंट के लिए या चिकनकारी के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ आपका फेमस है चिकनकारी के लिए। चिकनकारी का मतलब होता है किसी भी कपड़े पर हाथ से डिजाइन बनाना, मशीनों से नहीं, हाथ से जो डिजाइन बनाई जाती हैं कपड़ों पर, उसके लिए फेमस है आपका लखनऊ। और लखनऊ में वह कौन से व्यक्ति हैं जो चिकनकारी में फेमस हैं, जिनका नाम हुआ है चिकनकारी में? वह हैं आपके, एक हैं हसन मिर्जा और एक हैं फयाज खां। ये दोनों आपके फेमस हैं चिकनकारी के लिए। ठीक है, तो चिकनकारी के लिए लखनऊ फेमस है। तो राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है साड़ी के लिए, कांच के लिए, ताले के लिए या इत्र के लिए। यदि हम इत्र के लिए देखें तो इत्र नगरी के नाम से जानते हैं हम कन्नौज को। और तालों के लिए अलीगढ़ फेमस है आपका, अलीगढ़। और यदि कांच की बात की जाए तो कांच के लिए फेमस है आपका फिरोजाबाद। और कांच की चूड़ियां भी आपकी फेमस है फिरोजाबाद की। और यदि साड़ी की बात की जाए तो साड़ी फेमस है आपकी बनारस की। ठीक है, तो बनारस की साड़ी फेमस है, कांच है आपका फिरोजाबाद का और ताला अलीगढ़ का फेमस है,
अलीगढ़ का फेमस है, और इत्थ है आपका कन्नौज का फेमस। इत्त नगरी के नाम से जानते हैं हम कन्नौज को। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? आपके ऑप्शन है 7 अगस्त 1906, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 1 जुलाई 1905। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी आपकी 19 जुलाई 1905 को, और इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से इसे लागू किया गया था, और आपके 1911 के दिल्ली दरबार के द्वारा इसको निरस्त किया गया था। तो आपकी घोषणा हुई थी इसकी 1905 में, जुलाई 1905 में, और आपका लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में, और 1911 के आपके दिल्ली दरबार के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त भी किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? आपके ऑप्शन है हरदयाल, सोहन सिंह, काशीराम या भगत सिंह। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। गदर पार्टी के संस्थापक आपके लाला हरदयाल थे, और इन्होंने 1 नवंबर 1913 में 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की थी, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई, और सोहन सिंह भाकना थे, इनको इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो आपसे यदि पूछे गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है सोहन सिंह भाकना। ठीक है। तो सोहन सिंह भाकना आपकी गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि गदर पार्टी के प्रथम मंत्री आपके लाला हरदयाल हैं या हरदयाल थे, और काशीराम इसके कोषाध्यक्ष थे, और काशीराम को गदर पार्टी का प्रथम कोषाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई, और इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष आपके सोहन सिंह को बनाया गया, और प्रथम कोषाध्यक्ष आपके काशीराम को बनाया गया। काशीराम जी को प्रथम कोषाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इस प्रश्न का है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने किया? आपके ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने, वल्लभ भाई पटेल ने या महात्मा गांधी ने। तो महाड़ आंदोलन की शुरुआत आपके भीमराव अंबेडकर ने की थी, और इस आंदोलन का करने का एक ही मकसद था कि दलित जो क्रांति थी उसकी शुरुआत की जा सके। तो दलित क्रांति की शुरुआत के लिए यह महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि दलित वर्ग को सार्वजनिक क्षेत्रों में बराबर का हकदार बनाया जा सके, जैसे तालाब का पानी हुआ, मंदिर में जाना हुआ, इन सब में बराबर के हकदार वंचित वर्ग भी बन सके। इसके लिए महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका अधिनियम आया था 1919 में। तो आपका 1919 ये दिख रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। और यदि हम बात 1919 की करें तो 1919 में ही आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर के कहने पर कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनेगा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तो आई ही थी, इसके साथ साथ आपका जलियांवाला हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। अगला सवाल है आपका, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग
अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? आपके ऑप्शन हैं जनवरी 1940 में, जुलाई 1946 में, सितंबर यानी सितंबर 1946 में, या सितंबर 1946। दो बार हो गया है तो ये ऑप्शन एक यहाँ से हटा दो। तो तीन ही ऑप्शन है, जनवरी 1940, जुलाई 1946 और सितंबर 1946। तो मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 26 अक्टूबर 1946, जो कि ऑप्शन में आपका है नहीं। तो सी ऑप्शन आपका यही मान के चलो कि 26 अक्टूबर 1946। तो मुस्लिम लीग नेहरू जी के द्वारा अंतरिम सरकार के रूप में शामिल हुई थी 26 अक्टूबर 1946 में। अगला प्रश्न है आपका 1947 में, सन 1947 में माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा निर्धारण होना था, कहाँ से भारत है और कहाँ से पाकिस्तान, उसके लिए एक आयोग का निर्माण किया गया था। उस आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपकी कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। तो रेड क्लिफ ही उस समिति के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर इस रेखा को नाम दे दिया गया रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और यदि भारत और चाइना के बॉर्डर की बात करें कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत और चाइना को अलग करती है, तो आपको ये भी याद रखना है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा आपकी भारत और चाइना की बॉर्डर को अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती? और खंबात की खाड़ी को देखा जाए तो यहाँ पे आपका है ये गुजरात, और यहीं पे आपकी है खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी नदियाँ आके गिरती हैं उनके नाम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी कुछ ही ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर जाके या गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो एक तो आपका ताप्ती है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी भी है, और आपका माही नदी भी है। और कौन सी नदी हो सकती है आपकी? साबरमती नदी भी हो जाएगी, साबरमती। तो ये नदी जो है आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और आपकी कोयना एक ऐसी नदी है जो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती, और यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? आपके ऑप्शन हैं गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जनजातीय जनसंख्या 0 है, यानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके ऐसे कुछ राज्य जहां पर जनजातीय जनसंख्या 0 है, उनमें से पहला है आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। ठीक है, तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में जनजातीय जनसंख्या नहीं है, यानी 0 है। यहाँ पे जनजातीय जनसंख्या पाई ही नहीं जाती। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका राज्य है वह है बिहार। और जनसंख्या घनत्व कैसे मेजर किया जाता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या को देखकर। तो सबसे ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या है वह सबसे अधिक है बिहार में। उसके बाद है आपकी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसके बाद आती है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो वो है आपका गोवा में।
ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बिहार और सबसे कम आपका गोवा में है। और यदि भारत में औसत जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो यह आपका है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत का औसत जनसंख्या घनत्व बनेगा आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रुस कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में, रूस में, यूक्रेन में या पोलैंड में। तो माउंट एलब्रुस आपका स्थित है रूस में, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि समता यानी कानून के समक्ष समता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 13। यदि हम अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 आपको मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। ठीक है, तो मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी आपका अनुच्छेद 13 देता है। और आपका अनुच्छेद 26 को देखा जाए तो अनुच्छेद 26 आपका संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 26। और अनुच्छेद हम 17 की बात करें तो यह अस्पृश्यता का अंत की बात कहता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को बंद करने की बात कहता है आपका अनुच्छेद 17। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता की बात की गई है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस के एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में या राज्य की शक्ति के रूप में। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की जाए तो यह आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? आपके ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत की मुख्यमंत्री या भारत के विपक्षी दल के नेता। तो आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होगा राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी।